कल जो वोटिंग प्रतिशत, अभी सब जगह यही रिपोर्ट हो रहा है कि वोटिंग प्रतिशत गिरा, सुबह के अखबारों में यही था अपडेट कि 7% वोटिंग गिर गई है। इसको कैसे देखा जाए? मोदी जी का वोटर आत्मविश्वास में था कि मोदी जी जीत ही रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे एक वोट से क्या होगा, तो वो वोटर बाहर नहीं निकला है। राहुल गांधी का या विपक्ष का वोटर भी ये सोच रहा है मोदी ही जीत रहे हैं, क्या फायदा जाकर के, हमारे वोट से कुछ होगा नहीं, वो भी नहीं निकला। ऐसे क्या? इसको हम लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि अभी जो ये फाइनल वोटर टर्नआउट है, ये शायद अभी और अपडेट होना बाकी है। और कुछ जगहों पर ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है कि फाइनल वोटर टर्नआउट में जो डिप दिखाई दे रहा है 2019 की तुलना में, वो ये 7% नहीं है जो कल तक चल रहा था, शायद उससे कम है, मतलब 68 तक चला गया है। अब एक जगह आपने बताया, भास्कर में ये रिपोर्ट किया गया कि 1% ही केवल ड्रॉप है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मैंने चेक कर लिया है, वहां अभी भी 7% डाउन बताया जा रहा है, 60% के करीब बताया जा रहा है, 7% के करीब। बाकी जो रिपोर्ट हो रहा है वो 64% तक रिपोर्ट हो रहा है, मतलब 5% का गैप हो गया ना वो 2019 से। चलिए हम जो भी हो, 1%, 4%, 5%, 7% डाउन ही हुआ है, बढ़ा तो नहीं है कहीं से, ये रिपोर्ट तो नहीं आ रही कि बढ़ा नहीं, कहीं भी बढ़ गया। तो यहाँ आप ब्रेक से पहले रागी साहब अपना असेसमेंट बता रहे थे और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि वोटर कम था। एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया कि दोपहर के 12 बजे, मतलब वोटिंग खुलने के 5 घंटे बाद भी एक वोटर था पोलिंग बूथ पर। उन्होंने बिहार का एक उदाहरण दिया था। देखिए मैं अभी ओवरऑल, लेकिन अगर कंट्री में पूरे में अगर डिप है तो क्या मतलब? देखिए मैं इसको इस रूप से इसे देखता हूं। देखिए बिहार अलग अलग सीटों का डेटा चलाते रहिएगा, कहाँ कितना वोटर बिहार के लिए मैं खास करके मानता हूं, बिहार उत्तर प्रदेश में राजनीति को मैं कुटीर उद्योग की तरह लेता हूं। हर आदमी जो है वो गर्मी वगैरह, ये सब छोटी मोटी गर्मियां उनके लिए कम से कम ये उत्सव देखते हैं चुनाव को और निकलते हैं। नहीं निकला है इसके कारण दो ही हो सकते हैं। एक कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं निकले हैं, वो एकदम कॉम्प्लेसेंट हो गए होंगे। दूसरा कह रहा है कि दूसरा थियरी ये निकल करके आ रही है कि भाई लोगों को तो मानना है भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो कार्डर निकल गया। और अपोजिशन में चूंकि इतनी निराशा है कि भाई अंतर तो कोई पड़ने वाला नहीं। कई बार यही होता है कि आप युद्ध में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि आपको लगता है इससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं धारणा गई है कि इससे कोई परिणाम नहीं बदला। मैं कल गुजरात, मोदी इज हियर टू स्टे, मैं गुजरात में गया, मैंने पूछा जरा से ये राजपूत फैक्टर ये सब क्या है? बोला 26 का 26, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि 5 लाख का इस बार टारगेट दिया गया है कि हर कंस्टिट्यूएंसी हम 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। वो गुजरात जहां से राजपूत नाराजगी सब शुरू हुई, वो वहीं से मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि भाई मुश्किल से होगा तो 50,000 कम जाएगा, बट इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बोले 18 सीटें ऐसी थी जहां हम 2.5 लाख मतों से जीते थे, 15 सीटें ऐसी थी जहां 3 लाख से ज्यादा मतों से आगे थे। तो ऐसी जगहों पर 50,000 30,000 कम जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर वही कह रहा हूं, जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं उनको कम परसेंटेज से फायदा हमेशा होता है। ये मैं फिर आपको कह रहा हूं, सारी थियरी अलग रख दीजिए, लेकिन जब कार्डर बेस्ड पार्टी जो होती है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मैं पन्ना प्रमुख मैंने इसलिए कहा कि पन्ना मैं बहुत पन्ना उन लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन जब होता है तो संघ के स्वयंसेवक लोग ये जरूर निश्चित तय करते हैं कि भाई हमारा वोटर निकला कि नहीं, हमारा वोटर निकला कि नहीं। वो लास्ट तक मोदी के कार्यकर्ता ने अपना वोटर निकाला होगा, ये आपको लगता है? ये ऑपोजिशन का सपोर्टर नहीं निकला। देखिए ये थियरी है, ये बड़ा ग्राउंडेड थियरी है, ये वेल एस्टैब्लिश थियरी है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो हमारे एक इंट्यूटिव विजडम पर बेस्ड है। इंट्यूटिव विजडम का मतलब ये है कि ऐसा एक थियरी है कि भाई जब होता है कि आप विनिंग है, काफी बड़े मार्जिन से आप जीत रहे हैं और कोई अंतर नहीं कर पाते, तो लोगों में एक अनमनस्कता आ जाती है कि यार इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये दूसरा बड़ा फैक्टर रहा है। बिहार में नहीं तो मतदाता मत प्रतिशत कम होने का कोई सवाल दोनों पैदा थ्योरी नहीं बताई, होता। उसके हिसाब से तो यही है कि दोनों तरफ का वोटर ये मान के चल रहा था कि मोदी जी जीतने वाले हैं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये तो एक बात है। अब जरा थोड़ा सा, अच्छा मैंने आपको मोदी जी का तो फीडबैक सुना दिया जो उन्होंने बताया अपनी रैली में। राहुल गांधी का भी सुन लीजिए जरा। राहुल गांधी बिहार में ही है और सर वहां उन्होंने जो बोला, एक बार उनके पास भी फीडबैक आया होगा। कांग्रेस के कैसा फीडबैक चेन सिस्टम है मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस के एक बड़े प्रोफेसर ने मुझे, कल मैं जब था तो उन्होंने कहा, उसका हेडलाइंस लिखा उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे, सॉलिटरी गेन्स फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया
अब मुझे समझ में नहीं आया, अब वो पुराने प्रोफेसर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो गुरु शिष्य उन्होंने की कहा मतलब गुरु शिष्य की इंडिया परंपरा अलायंस ले गया पहला फेज। मैंने पहला फेज जो है वो इंडिया अलायंस ने गोल कर दिया, गोल कर दिया। हाँ, मैंने आगे निकल गया है। जरा राहुल गांधी को सुनिए जरा, वो कैसे बता रहे हैं, गोल हुआ है या सेल्फ गोल हुआ है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। राहुल जी अपने पुराने नंबर पर कायम है कि 150 से ज्यादा नहीं आने वाली। हर्षवर्धन जी पुराने पे नहीं कायम है। मैंने कहा ना कि नई वाली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी वही काम कर रहे हैं, वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दोनों उसी पर हैं। लेकिन अब एक बात आप समझिए, कल से मैं देख रहा हूं कि वोटिंग के दौरान से ही जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता, उसको कहें कि मोदी को लाने की इच्छा रखने वाला, वो एकदम से जिसको कहते हैं ना कि अब गड़बड़ हो जाएगा, इस वाले अंदाज में आ गया। और ये मैसेजेज ये दोपहर से ही दिखने लगे थे, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे जहां हो। मतलब मोदी का सपोर्टर इसका मतलब ये हुआ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की ये बात बार बार आ रही कि वो 150 आने जा रहा है, ये तो हर किसी को पता है कि ये तो असंभव सी चीज है। 272 तो कहीं गया ही नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी भी बोल रहे हैं आप ये, किसी भी स्थिति में 300 प्लस जाएगी, किसी भी स्थिति में। नरेंद्र मोदी जो 370 प्लस कह रहे हैं, वो उसी वाली बात को कर रहे हैं जिसमें 2014 में उत्तर प्रदेश दिखे और दक्षिण भारत में भी दिखे और देश के हर राज्य में उसी तरह से बंटवारा हो। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है उसमें राहुल गांधी और विपक्ष सचमुच ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। बहुत देर वो कर रहे हैं, रणनीतिक कर गए हैं, रणनीतिक तौर पर भी उनके पास कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का टूट जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और ओवरऑल अगर कहें 102 सीटों में से 45 जो ये विपक्षी गठजोड़ है उसके पास था, मुझे नहीं लगता कि इसमें 30 सीटों से ज्यादा ये गठजोड़ जीतने वाला है। तमिलनाडु तक में उनको मुश्किल होने जा रही है। 30 सीटें आप कह रहे हैं मैक्सिमम? 102 में से अधिकतम 45 सीटें थी 2019 में, 30 सीटों से अधिक वो नहीं जीतने जा रहे हैं। और ये आपके पास किस किस स्टेट की रिपोर्ट है? ये लगभग सभी स्टेट्स की, जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं आप उनको अगर ध्यान से देखें तो सभी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर बेहतर खड़ी दिखती है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां वो अगर बहुजन समाज पार्टी होती तो इन 8 सीटों में से कम 6 सीटों में गठजोड़ का मजबूत होता, एक तरह से कहे पड़ला। और राजस्थान में जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए वहां जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, फिलहाल चुनाव के वक्त तक वो माहौल उस तरह से नहीं दिखा जिसको कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमको तो लड़ा के पटका पहना दिया और सब चले गए, हम अकेले यहां खड़े हुए। ये हनुमान बेनीवाल का बयान है। अब इसके बाद आप समझिए, नागौर में उससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता ना। वो बयान दे रहे जहां चुरू में लग रहा था कि राहुल कसवा कुछ कमाल करेंगे, उल्टा हो गया है। वहां गैर जाट भी हो गए और देवेंद्र झाझड़िया जाट है तो उनके साथ राजस्थान थ्रू है बीजेपी के लिए आपके हिसाब से, यूपी थ्रू है 8 सीटें, महाराष्ट्र में 5 सीटें थी, बिहार में 4 सीटें थी और मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा की रिपोर्ट क्या है सर? देखिए, छिंदवाड़ा में मुझे लगता है कि बहुत कठिन मुकाबला है। बार बार समीर जी तो बहुत पहले से कह रहे हैं विवेक बंटी साहू के लिए, लेकिन आसान नहीं होगा। अभी भी कमलनाथ का आधार बचा हुआ है, लेकिन बहुत आधार टूटा है। कितना वो बचा पाएंगे अंतिम समय तक, ये बड़ी बात होगी। अभी भी मुश्किल है बीजेपी की। ठीक है, जरा स्टेट वाइज आपका असेसमेंट बताइएगा राहुल जी, जो जहां जहां चुनाव हुए कल। देखिए, हम अगर देखें बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने आपको जिस तरह का डेटा दिया है कि कौन कहां पे क्या हुआ है, जो बीजेपी के वोटिंग पैटर्न के हिसाब से नहीं कह रहा, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग स्टेट है। जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है वो अभी भी बीजेपी का राजस्थान स्ट्रॉन्ग स्टेट है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट होने के कारण नेचुरली ये तो माना जा सकता है कि बीजेपी जो है वो फर्स्ट फेवरेट है वहां पर। अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में एक बात मानी जा रही है कि बीजेपी को फायदा कुछ ना कुछ होगा इसमें, तो वो वहां पे अगर आप ड्रॉप कम है, ड्रॉप कम है। मतलब पिछली बार अगर आप इसी से कंपेयर करें तो 81 पॉइंट समथिंग उसकी परसेंटेज थी, आज 77 पॉइंट समथिंग, तो ड्रॉप वहां पे बंगाल में कहानी पलटेगी आपको लग रहा है? बीजेपी मुझे लगता है बीजेपी को वहां पे एज है। अब कितना वो देखिए, वहां पे कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स भी होना है
जिस तरह का चुनाव वहां पे लड़ा जा रहा है, वहां पे पोलराइजेशन भी होना है, कंसोलिडेशन ऑफ वोटिंग भी होना है, तो उसका किसको क्या फायदा होगा? बीजेपी को देखिए, एक फायदा हो अपडेट सकता मेरे है। पास आया, हमारे हम उत्तर पॉलिटिकल प्रदेश- एडिटर देवेंद्र पराशर ने अपडेट दिया है कि चुनाव आयोग में अभी डेटा अपडेट किया जा रहा है, फाइनल आंकड़ा नहीं है। मतलब ये जो ड्रॉप हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही आंकड़ा अवेलेबल था कि 7% ड्रॉप हुआ है, लेकिन खबर चुनाव आयोग से ये दी जा रही है कि अभी अपडेट किया जा रहा है, फाइनल आंकड़ा थोड़ी देर में जारी होगा। आमतौर पर ऐसे ही होता है। हाँ। पूरा आंकड़ा तो अगले बाद दिन में के ही आता दोपहर के बाद ही आ पाता है, और जो सुबह का आंकड़ा आया था उसमें 7% का ड्रॉप नहीं है, वो शायद 3 या 4% के आसपास रह गया है जो वैसे फाइनल आया। मैं आपको बताऊं, अगर 77 साल के हम पूरे चुनाव निकाल लें अभी आज़ादी के बाद की, तो एवरेज जो वोटिंग भारत में होती है ये 59% ही होती है। अच्छा, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा में 70% 75% ऐसा कभी नहीं होती, हमको दिखाई नहीं देता है। और दूसरा, अगर 2019 का हम इलेक्शन कमीशन जो एनालाइज किया है 2019 में, उसमें 30 करोड़ जिन वोटरों ने वोट नहीं किया, उसमें सबसे ज्यादा थे या तो शहरी क्षेत्र के लोग या युवा या ऐसे क्षेत्र जहां पे माइग्रेशन ऑफ वो पॉपुलेशन है। तो उनके अपने एनालिसिस हैं कि किस तरह से ग्रामीण voting इलाकों में वोट ज्यादा पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में वोट ज्यादा पड़ता है हमारे यहाँ। ठीक है, आपने जो बात की, हर्षवर्धन जी ने जो बात की, और मुझे लगता है समीर जी ने भी उसको क्योंकि बहुत डिटेल में एनालाइज किया था, बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाले राज्यों में उन सीटों पर बीजेपी होल्ड कर रही है। इसमें राजस्थान में जहां 25 की 25 थी, बिहार में 40 में 39 सीटें थी, यूपी के अंदर 64 सीटें थी, तो वहां पर अभी भी होल्ड बीजेपी का कायम है। कल की वोटिंग परसेंटेज के बाद भी ये माना जा सकता है। समीर जी की रिपोर्ट तो ये इनफैक्ट ये कह रही है कि 102 में से आपने 58 सीटें आएंगी, और अगर हर्षवर्धन जी की माने तो अगर गठबंधन को 30 सीटें अगर आप कह रहे हो, 45 थी, 30 से ज्यादा नहीं है, तो बीजेपी इन एनी केस 50 बेहतर करेगी। बिल्कुल, 50 से ज्यादा बिल्कुल, सीटें बीजेपी को आ सकती है निश्चित तौर इन 1 से 102 सीटों में से। तमिलनाडु की जरा सी हम लोग चर्चा और कर लें। तमिलनाडु के अंदर मैं आपको वोटिंग परसेंटेज का एक डेटा दे देता हूं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर की सीट, जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं कन्नामलाई, बहुत हॉटली कंटेस्टेड ये सीट है, वहां केवल 1% का फर्क पड़ा है सर, केवल वहां वोट ठीक पड़ा है कोयम्बटूर की सीट पर। और ओवरऑल अगर आप बात करें, मतलब ओवरऑल 1% का फर्क पड़ा है। तमिलनाडु की सीट पर 4%, कोयम्बटूर पर 4% का ड्रॉप हुआ है। तमिलनाडु में वोट ठीक हुआ है, मतलब मैं तमिलनाडु में वोट ठीक हुआ है, पश्चिम बंगाल को भी आप कह सकते हैं कि वोट ठीक हुआ है। और आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल का सुबह 9 बजे तक 17-18% वोटिंग हो चुकी थी, और तब एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा जोरदार एक कैंपेन चला, और वो कैंपेन ये चला कि मुस्लिम मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है। यही हालत बिहार के कुछ क्षेत्रों को लेकर के हुआ, नवादा को खास करके लेकर के हुआ कि मुस्लिम मतदाता जो है वो बाहर निकल रहा है ज़्यादा। वो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आमतौर पर आप देखते हैं कि 10-11 बजे तक जब मतदान कम होता है, और जब हम लोग तो फील्ड में रह करके देखे हैं, उसका हिस्सा होकर के देखे हैं, तो फिर वो एक जो पैनिक बटन होती है वो दबना शुरू हो जाती है। निकलो। और सब अपना मोबाइल, आज का मोबाइल का जमाना हो गया है, ढूंढ डांड करके कहाँ है कौन चलाता है आप लोग मैसेजेस? देखिए, कार्यकर्ता तो हैं, ये कांग्रेस पार्टी तो रहा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के पास अब एजेंट नहीं है, बूथ मैनेजर नहीं है, तो जो पार्टियां मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को अभी भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को वाकई नहीं उम्मीदवार मिल रहे हैं, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं बोल रहे हैं, बूथ मैनेज करने वाले मिल नहीं रहे हैं। ये बहुत दुर्दशा है। ये गुजरात तक में स्थिति है कांग्रेस की। लोग कह रहा है यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं 150 ने, अरे अपने बारे में आप बात कीजिए ना। पूरा का पूरा स्टेट साफ, 7 ऐसे राज्य थे जहां पर ये पूरी तरीके से साफ हो गए थे। आज के दिन में विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 7 में से इनके एक विधानसभा के प्रधानमंत्री ने सर ये बोला है, कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है, जैसे अमेठी से भागे वैसे वायनाड भी छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं वायनाड भी फंस गई राहुल गांधी की सीट। वायनाड तो हम लोग भी यहाँ चर्चा में कितनी बार कह चुके हैं कि वायनाड जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं रह गया है। वहां पर जो कम्युनिस्ट हैं वो चाहते हैं, अब आप देखिएगा कि आप वहां पर तकरार किस में है, राहुल गांधी किस पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी केरल के सीएम पर कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियां हमारे पीछे तो लगी हुई है, इनके खिलाफ क्यों नहीं लगी हुई है, इनके खिलाफ भी घोटाले हैं, ये भी घोटालेबाज हैं, इनके खिलाफ जाना चाहिए। तो वहां पर सर फुटौल आपस में, इंडी गठबंधन के नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि कांग्रेस के शहजादे के लिए 26 तारीख के बाद, यानी जब वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद इनके लिए सेफ सीट ढूंढी जाएगी। लेकिन क्या कोई सेफ सीट ऐसी है? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे।
ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये देखिए, ये तो सब कोई जानता है, ये जो नहीं, आप कहा तो जाता ऐसे है कह रहे हैं, इसे ना, अभी ये नहीं पढ़ रहे स्वयं सिद्ध प्रमेय टाइप का चीज जो हम लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, इसको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको हेंस प्रूव नहीं करना है। नहीं, हेंस प्रूव्ड नहीं, ये प्रूव्ड है अपने आप में। वो स्वयं सिद्ध प्रमेय उसको कहा जाता था, हम लोग को पढ़ाया जाता था, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। नहीं, मैं इसलिए मोदी जी के नहीं, समर्थकों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मोदी जी का समर्थन की बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको किनारे कर दीजिए। देखिए, जो ट्रेंड है, जो मानस है, देश का मानस बदला हुआ है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एकदम मन बदला। हम लोग ये कह रहे थे ना कि ये मंदिर का मुद्दा है कहीं का। अरे भाई, आप जा करके देखिए ना गुजरात में। हम फिर कहते थे कि हम लोगों ने केजरीवाल को इतना मत दिया है यहाँ पर आकर के ना, कि हम लोगों को लगता है कि पूरा देश जो है वो केजरीवाल ही बक रहा है। ऐसा नहीं है। आप गांव में आप जाकर के लिए, शहर में आप जाइए, एयरपोर्ट पे आप बात पहले एक बड़े कीजिए। पत्रकार ने अपने बहुत बड़ा- विश्लेषण में यही कहा है कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा का, शायद 1-1.5 महीना 2 महीना जल्दी कर लिया बीजेपी ने। उसका प्रभाव जो है उतना नहीं रह गया है। हाँ, समीर। देखिए, मैं आपको 2 सीटों का जिक्र करता हूं कांग्रेस की स्थिति का। ये लोग जो रेडी टू ईट स्टाइल में जो एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल, न तो पॉलिटिकल इंपैक्ट ऐसे होता है, और अगर ऐसे होता तो आपको कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी तो गायब हो गए, और उसका जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप कहेंगे अरे पहले चरण में तो क्लीन स्वीप हो गया भाई, ये तो उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटों पे कमान। मैं फिर से कह रहा हूं, कैराना में है मुश्किल, दूसरी सीटों पर जहां मुसलमान है वहां है मुश्किल भाजपा के लिए, लेकिन समीकरण जो है सोशल कॉम्बो वो पूरी तरह से जाट, गुजर, सैनी, राजपूत, ब्राह्मण ये सब मिलके एक साथ वोट करने गया है। कांग्रेस की मैं 2 सीटों का आपको एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस का मैनेजमेंट बूथ पे कैसा है। एक बस्तर का, जहां से कवासी लखमा एक ही सीट जो अभी पहले फेज में छत्तीसगढ़ की एक ही थी, जो 2019 में कांग्रेस से जीती थी, वहां से कवासी लखमा चुनाव लड़े, बड़े नेता आदिवासी के। और दूसरी महाराष्ट्र की चंद्रपुर की सीट, जहां से सांसद का निधन हो गया था, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। कवासी लखमा को बस्तर में, जहां कांग्रेस की सरकार रही, संगठन मजबूत है। कल शाम को 5 बजे वो भाजपा के नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी गाड़ी 2 घंटे के लिए मुझे उधार दे दो, मुझे मेरे कुछ मतदाताओं को वोटिंग कर लेकर आना है, वो घर से नहीं निकल रहे हैं। ये हालत थी कि कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से गाड़ी उधार मांगी 2 घंटे के लिए कि साहब मुझे दे दो, मेरे पास साधन नहीं है। उस छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की ये स्थिति है, और इसके अलावा मैं आपको चंद्रपुर के बता देता हूँ कि चंद्रपुर की जो महिला उम्मीदवार बूथ पे घूम रही थी वोटिंग करने के बाद, तो वो इस बात को उन्होंने नाना पटोले को फोन करके डांटा कि बूथ पे तो लोग बैठे हुए भी नहीं है, मैं किससे मिलूं यहाँ पर आकर। बूथ पे मतलब जब वोटिंग जा रही थी वहां बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं मिले कांग्रेस के पास। ये स्थिति थी महाराष्ट्र के अंदर, चंद्रपुर में जो एक सीट कांग्रेस से जीती थी। ठीक है सर, मुझे पता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बस एक वोटर के लिए इंटरेस्टेड है, मतदान के लिए इंटरेस्टेड है। 3 जगह 47% से लेकर के 45% पर मतदान हुआ था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन आपने अभी जो ये मुस्लिम वोट वाली बात आप लोगों ने करी ना, जरा इसको हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। मैं आमतौर पर हम लोग मान के ये चलते हैं, मतलब अब इसको कई लोग कह सकते हैं लेजी एनालिसिस है, ये हर बार आप क्यों मान लेते हैं ऐसा, कि मुस्लिम वोटर तो खूब निकलता है बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के खिलाफ, और वो सुबह ही सुबह निकल जाता है वोट करने के लिए, हाँ? और वो वहाँ, और वो आप जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहाँ कतारें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, आपको वहाँ पर बुर्का नशी महिलाएं हिजाब वगैरह में खूब दिखाई देंगे, ऐसी तस्वीरें भी खूब आती हैं। लेकिन क्या फैक्ट है क्या कि ऐसा मैसेजेस जो है मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत जल्दी जाता है कि वोट करना ही है, और वो एक तरफा जो हाँ जाकर के वोट कर देते हैं? तो क्या रिपोर्ट मुस्लिम इलाकों से आई है? और ये जो ओवैसी जी जैसे जो नेता हैं, उनका बयान मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो डर फैलाने की कोशिश करते हैं, वो क्या वाकई इतनी जल्दी ट्रैवल करता है पूरी कम्युनिटी में और पूरे देश भर के अंदर यूनिफॉर्मली ऐसा होता है क्या?